जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट और इस चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, तो इसका नाम है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी नामक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, तो इस चैप्टर में हमें देखना है इस चैप्टर का नाम क्या है। तो एक मिनट रुकिएगा। ठीक, हम देखते हैं पहला चैप्टर है और जिसका नाम है डेमोक्रेसी। चैप्टर फर्स्ट है और इस चैप्टर फर्स्ट में हमें देखना है डेमोक्रेसी, जिसका नाम है डेमोक्रेसी। और इसमें सबसे पहले बताया जाता है कि ये डेमोक्रेसी जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, तो इस लोकतंत्र की हमें ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र की हमें क्या ज़रूरत है। दो बातों के दो इसमें सवाल हैं और इन दोनों के जवाब हमें देना है। पहला, क्या है लोकतंत्र, और दूसरा, क्यों लोकतंत्र, क्या ज़रूरत है कि केवल हमें लोकतंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या और क्यों लोकतंत्र पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में हर एक बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब्राहम लिंकन के शब्दों को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। तो लोकतंत्र में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक ना, ये है डेमोक्रेसी हमारा। इसमें हमें क्या ध्यान देना है, भारत देश और यहाँ पे डेमोक्रेसी। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि लोकतंत्र क्या है, ठीक ना, क्या है लोकतंत्र, इस पे अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र में हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब इंग्लिश में होता है डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में हमें ये याद रखना है कि इसका क्या मतलब होता है कि शासन का ऐसा स्वरूप, शासन का ऐसा स्वरूप या ऐसा रूप जहां शासक का चुनाव, शासक का चुनाव लोग करते हैं या जनता करती है। शासक का चुनाव लोग करते हैं या जनता करती है, हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। पहली बात तो ये है। इसमें आपको पहले चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी है, इसमें कई कहानी बताई गई है। कुछ बच्चे हैं और एक मैम हैं, उनसे जोड़कर कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कहानी पर। वो कहानी क्या है, तो इसमें एक विद्यालय में कुछ बच्चे हैं और इस विद्यालय में कुछ बच्चे के साथ साथ एक मैम भी हैं, जो बच्चों को, बच्चे और उनके बीच में ये चर्चा जो है होने लगती है कि आखिर लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले ये लोग चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र क्या है और फिर ये लोग देखेंगे कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों है। इसी बात पे लोग चर्चा करते हैं। एक तो मैम है, साथ में कुछ बच्चे हैं। तो इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता है। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले जो इस चैप्टर में मैम है, लिंग दो उनका नाम है। एक घटना कहाँ की है जो बताई जा रही है, तो मेघालय की है। मेघालय, मेघालय की ये घटना बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है जो बच्चे हैं उसमें एक मेरी नाम की बच्ची है, मेरी, रिवियांग, ऐसे कुछ बच्चे हैं इसमें।
तो इन बच्चों के द्वारा और मैम के द्वारा इसमें कुछ चर्चा होती है, और सबसे पहली चर्चा ये होती है कि हमें परिभाषा की क्या ज़रूरत है, हमें लोकतंत्र की परिभाषा की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो हमें इसकी परिभाषा देखना है। ये बच्चों के क्वेश्चन हैं और इस पे इनका जवाब आता है कि इस परिभाषा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि बाकी जगह का जो शासन व्यवस्था है क्या वो लोकतंत्र है या फिर इससे अलग है। तो इसमें ये लोगों का कहना होता है कि ठीक है, फिर एक व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन के अनुसार तो हमने ये जाना है। उसी में से एक बच्ची कह रही है कि अब्राहम लिंकन हैं जो कि अमेरिका के एक व्यक्ति हैं, और ये अब्राहम लिंकन के अनुसार हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता की है, ठीक ना, ये जनता की है ऐसी शासन व्यवस्था, और जनता के द्वारा ही चलाई जाती है और जनता के लिए ही है। ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की हो यानी लोगों की हो और लोगों के लिए ही हो और उन्हीं के द्वारा चलाई जाए। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन ही क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। या फिर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन ही क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। ये इनके वर्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिर जब इनके द्वारा ये बताया गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बताया गया है कि हम लोग जानते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा ही शासन होता है, तो फिर हमें परिभाषा की क्या जरूरत पड़ी, किसी नई परिभाषा की। तो इसमें मैम का कहना होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हो उसके द्वारा किसी बात को कह दिया जाए तो उस समय के लिए सही हो सकता है जिस समय में उस बात को कहा गया था, जिस परिस्थितियों में उसे बताया गया था। लेकिन अभी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हो गया है। इस कारण से अब हमें ये देखना है कि किसी नई परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अनुसार तो केवल लोकतंत्र उसे भी हम कहेंगे जो जनता के द्वारा चुनी जाए। तो ऐसे में तो पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं। ऐसे में चाइना भी कहेगा कि हम लोकतांत्रिक देश वाले व्यक्ति हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों पे आज हम लोगों को चर्चा करना है। तो इसमें सबसे पहले बताया जाता है, इसी में एक बच्ची और है और वो कहती है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, ठीक ना। ये जो है डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। ये जो डेमोक्रेसी है ये किससे बना हुआ है, तो ये डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। अब ये डेमोक्रेसिया से बना हुआ है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो डेमोक्रेसिया है तो इस डेमोक्रेसिया में हम जानते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसिया क्या है, तो एक यूनानी शब्द है, यह एक यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया। और डेमोक्रेसिया में एक तो है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। पहला डेमोस है, दूसरा है क्रेसिया। और डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा लोगों का शासन, लोगों का शासन। फिर हम कहेंगे कि इस तरीके से अब हमें इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार भी इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं कि लोगों का शासन। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि ठीक है, फिर हमें नई परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे फिर से उनका जवाब आता है कि केवल किसी शब्द के अर्थों के आधार पर हम लोग उसके बारे में हमेशा के लिए सच नहीं मान सकते हैं। जैसे कंप्यूटर,
कंप्यूटर पहले के समय में हम जानते हैं कंप्यूटर को कि वो क्या होता था, तो एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें काफ़ी जल्दी जोड़ घटाव की प्रक्रिया चलाई जा सकती थी, काफ़ी जल्दी जो है इसके परिणाम आ जाते थे। तो क्या आज हम कंप्यूटर के वही नाम देंगे? क्या कंप्यूटर को आज भी हम वही कह सकते हैं? जबकि ये परिस्थितियों के साथ, समय के साथ इसमें बदलाव हुआ है। इसमें क्या अब जो है हम लोग देखते हैं तो क्या इतने ही कार्य आज भी हैं इसमें? तो इसमें अब हम देखते हैं कि किसी पिक्चर को बनाना, किसी फोटोग्राफ को निकालना, किसी तरीके की एडिटिंग को करना, ये सभी कार्यों के लिए ये जो है अब जाना जाता है। तो हम कहेंगे कि आज के समय में तो ये जो है इससे अलग है, अपने नाम से अलग है। तो इस कारण से समय के साथ इसका भी मतलब बदल सकता है। तो हमें ज़रूरत है इसमें नई परिभाषा गढ़ने की। इसी बात पे चर्चा इनके बीच में चलेगी पूरे चैप्टर में, लेकिन अब हम देखते हैं अपने तरीके से इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में अब हम लोगों को क्या क्या देखना है, इसी से एक सरल परिभाषा पहले तैयार होती है, और जिसका मतलब है कि लोकतंत्र एक ऐसा रूप है, शासन का एक ऐसा रूप है जहां शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बात पहले ही हमने आपको बताया जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई है। तो इसके तहत अब हमें क्या ध्यान देना है? अब हमें ये देखना है कि जो लोकतंत्र है इसके कई उदाहरण दिए जाएंगे। इस चैप्टर में आपके कई ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले एक म्यांमार का उदाहरण लिया जाता है, और म्यांमार के इस उदाहरण में क्या बताया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं कि म्यांमार के इस उदाहरण में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है। तो म्यांमार में बताया जाता है कि म्यांमार में लोगों का, जो भी लोग वहाँ का, ठीक ना, यानी कि शासक कौन होगा, वहाँ पर शासक कौन होगा म्यांमार में। तो म्यांमार में शासक कौन होगा? जिसका नियंत्रण सेना के ऊपर होगा। सेना पर नियंत्रण जिसका हो जाएगा वही जो है क्या होगा, म्यांमार में शासक कहलाएगा। नियंत्रण जिसका होगा नियंत्रण, वही जो है शासक कहलाएगा। तो इसके आधार पे अब हम कह सकते हैं कि क्या ये भी लोकतंत्र है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जो है केवल सेना के ऊपर जिसका नियंत्रण हो रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है। यहाँ पर भी एक तरीके से अगर यहाँ के लोग कहें लोकतंत्र है तो यहाँ लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल सेना के ऊपर अधिकार करके, उनको नियंत्रण में रख के, उनको नियंत्रित करके ही बताया जाता है कि वहाँ का शासक जो है वो शासन चलाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सऊदी अरब का, और सऊदी अरब में क्या हमको देखने को मिलता है। तो सऊदी अरब में क्या होता है, सऊदी अरब में वहां पर राज परिवार है, और राज परिवार में केवल जन्म के आधार पर ही दूसरा व्यक्ति वहां का शासक बन जाता है। किसी भी प्रकार के कोई चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि बना के भेजा ही नहीं जाता है। तो हम कहेंगे ऐसे में ये जो सऊदी अरब है यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तब हम आएंगे कि ठीक है, अब हमें बताइए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या विशेषता है, किसे कहेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था। आइए इसके लिए हम लोग 4 विशेषताओं पे बात करेंगे। इस लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, और इस 4 विशेषताओं को 4 अलग अलग एग्जाम्पल देंगे आपके सामने, और उस एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर उदाहरण पाकिस्तान का। पाकिस्तान के उदाहरण से हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान का उदाहरण इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी घटना घटी, तो इसके आधार पे हम लोग ये उदाहरण ले रहे हैं, और एक आपकी एनसीईआरटी से ही दिया गया है।
तो इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान में 1990, ठीक ना, ये 1990 में 99 की घटना है, 90 नहीं, हम इसको 99, 1999 वहाँ के जनरल थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, ये परवेज मुशर्रफ जो हैं ये क्या करते हैं, तो 1999 ईस्वी में पाकिस्तान के सैनिकों का तख्ता पलट देते हैं और सैनिक तख्ता पलट के वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी उस चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकते हैं 1999 ईस्वी में तबरेज मुशर्रफ। तबरेज मुशर्रफ इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं, यानी कि हटा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, तो वहाँ पर खुद ही बाद में खुद ही क्या बन जाते हैं, तो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। इसके बाद ये क्या करेंगे, तो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। तबरेज मुशर्रफ ही खुद को यहाँ क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। और 2002 में यही फिर से क्या करते हैं, तो 5 साल के लिए जनमत संग्रह करवाते हैं और जनमत संग्रह के तहत 5 साल के लिए राष्ट्रपति के कार्यकाल को, जो राष्ट्रपति रहते हैं ये खुद, इसके कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये कार्यकाल बढ़वाने का काम करते हैं कि हम इसको बढ़ा देंगे, और इसके लिए सभी लोग इसका विरोध करते हैं। वहाँ पे मीडिया, अलग अलग पत्रकार, वहाँ के लोग, सबके द्वारा इसका क्या किया जाता है, तो विरोध किया जाता है। इस बात के लिए तबरेज मुशर्रफ क्या करते हैं कि यहाँ पर संविधान को ही बदल देते हैं। पाकिस्तान के संविधान को तबरेज मुशर्रफ जो हैं वो बदल देते हैं अगस्त 2002 में। अगस्त 2002 में ये वहाँ का संविधान बदलते हैं और उसमें क्या बदलाव करते हैं कि अब जो है असेंबली में, वहाँ की जो असेंबली रहती है वो चाहे राज्य की हो या फिर केंद्र की हो, दोनों जगह प्रतिनिधि चुन के जाएंगे। लोग विरोध करते हैं तो ये कहते हैं कि अब प्रतिनिधि को रखा जाएगा, चुनाव किया जाएगा और प्रतिनिधि चुन के जाएंगे दोनों जगह। प्रतिनिधि का होगा चुनाव, लेकिन ये जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाएंगे इनका किसी भी प्रकार से कोई योगदान नहीं रहेगा किसी भी निर्णय में। यानी कि यहाँ का जो मुख्य निर्णयकर्ता रहेंगे, निर्णय लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं, तो तबरेज मुशर्रफ ही रहने वाले हैं। तबरेज नहीं, परवेज इनका नाम है, परवेज, ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, तबरेज तो हमारे सर हैं अभी जो आपके पास पढ़ाते रहते हैं। तो परवेज मुशर्रफ, ये परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, 2002 में, अगस्त 2002 में संविधान में बदलाव करते हैं और कहते हैं प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, लेकिन इन प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद भी जो निर्णय लिया जाएगा वो हमारे द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि निर्णय लेने का जब कार्य इन्हीं का है तो फिर इस चुनाव का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम इससे कहेंगे
कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग आएंगे इसकी ये पहली विशेषता कहलाएगी। इसी उदाहरण से हम निकाल रहे हैं संविधान की पहली विशेषता, और जिसका मतलब क्या होगा, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे विशेषता के रूप में, कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ठीक, देखते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इसको। तो पहली विशेषता, आपको ये विशेषता ही याद करनी है। तो पहली विशेषता में आपको क्या ध्यान देना है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका निर्णय लेने की शक्ति, यानी जिसमें निर्णय लेने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, तो होनी चाहिए लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ये होनी चाहिए अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए लोगों के प्रतिनिधियों के पास। ठीक, तो निर्णय जो लिए जाएंगे, ये पहली विशेषता है, इसको याद रखना है। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, तो प्रतिनिधि के पास। ये प्रतिनिधि कहाँ से आए हैं, ये जितने हमारी असेंबली है राज्य की और केंद्र की, तो इसमें जो यहाँ के लोग हैं ये चुन के इनको भेजे हैं। तो ये जब इनको चुन के भेजे हैं तो यही लोग क्या करेंगे कि अब इनको चुन के भेजे हैं इतने लोग मिलके, अब इतने लोग मिलके इनको चुन के भेजे हैं, तो ये लोग अब क्या करेंगे, ये जितने प्रतिनिधि हुए अब यहाँ पे जाएंगे और यही निर्णय लेंगे। निर्णय लेने का कार्य यही करेंगे, ना कि परवेज मुशर्रफ जैसे लोग। तो पहली विशेषता संविधान की ये हमारे सामने आती है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब दूसरा एक उदाहरण दिया जाएगा यहाँ हम लोगों के सामने चीन का। अब चीन का उदाहरण क्या दिया जा रहा है, तो चीन के संसद को सबसे पहले याद रखिएगा कि इसके संसद को जो है थोड़ा सा उनके भाषा में नाम जो रखा जाता है, हम लोगों की भाषा में तो इसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक ना, इसे हम लोग अपने भाषा में जो चीन की संसद है उसको हम लोग अपनी भाषा में राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक ना। अब दूसरा ये उदाहरण हम ले रहे हैं और इस उदाहरण में हम जानते हैं चीन के बारे में देख रहे हैं। चीन यानी जिसे चाइना कहते हैं, तो यहाँ की जो संसद है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। राष्ट्रीय जन संसद इसे कहा जाता है हमारी भाषा में राष्ट्रीय जन संसद। लेकिन जब हम इसी की बात करें कि उनकी भाषा में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कवांगुओ। ठीक ना, इसके नाम हैं, ये याद नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, फिर भी कोशिश करिएगा। कवांगुओ, रेमी मिन, कवांगुओ, रेमी मिन, दाइवियायो इसका नाम है। क्या किया जाएगा, और है दाइड, इसका नाम है। ठीक ना, ये जो हम लोग राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, तो ये लोग कवांगुओ, रेमी मिन, दाइवियायो, इसको नाम दिया जाता है। उनके संसद का नाम है, उनकी भाषा में है, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा होता है। वो ऐसे ही बातचीत करते हैं तो इस तरीके के उनके नाम रहते हैं कि जैसे उनका नाम रखा जाता है जब, तो इसी तरीके से रखा जाता है कि जो भी वहाँ पे रहेगा तो इनका नाम रखने के समय क्या किया जाता है,
कि एक कोई भी बर्तन रहेगा और इसमें कुछ चम्मच रख दी जाएगी और इसको ज़मीन पे गिरा दिया जाएगा। जो इसमें से आवाज़ आती है वैसे ही इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये इनके नाम हो जाते हैं। ये इनके नाम जो है इसी तरीके से रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है, इनके नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं कि किसी कटोरी में चम्मच को रख दिया जाए और उनको ज़मीन पे गिरा दिया जाए और उसमें जो चीज़ चाँचे के आवाज़ आते हैं, यही नाम जो है हम लोग वहाँ के लोग रखते हैं कि ये जो है क्या है, चाइना के लोगों के नाम रहते हैं। तो इसी कारण से इनके नाम है कवांगुओ, रेमिन, रेममिन है, रेममिन, दाई बियायो, दाहुई, ये इनके नाम है। ठीक ना, ये इनके संसद का नाम है। हम इसमें अगर बात करें तो इस संसद में चीन में केवल क्या है कि एक ही पार्टी है। जी हाँ, केवल एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है केवल। केवल एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पार्टी हर बार खड़ी होती है, हर बार हारती है और हर बार जीतती है। क्या कह रहे हो सर आप? सही कह रहे हैं, हर बार हारती है और हर बार जीतती है। हारती है फिर भी इसी की जीत, जीतती है फिर भी इसी की जीत। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच बात कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है, अकेली पार्टी चाइना की, जो खड़ी होती है, हारती भी है, जीतती भी है। जब एक ही पार्टी तो हारने जीतने से कोई मतलब ही नहीं है। उसी को लोग मतदान करेंगे, वही जीत के आएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई वो हारे या जीते, उसी की जीत होने वाली। जब एक ही है तो उसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं होती, तो हारने जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसमें 5 वर्ष में पहले की घटना इसमें क्या है, तो 5 वर्ष में यहाँ चुनाव होते थे पहले। 5 वर्ष में चीन में 5 वर्ष में चुनाव किए जाते थे। 5 वर्षों में यहाँ पे चुनाव होते थे और चीन कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी। यहाँ पे फिर एक पार्टी थी काफ़ी समय पहले, जिसे PRI के नाम से जाना जाता है। PRI के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल। आई का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी, ये इसका मतलब हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इस पार्टी में क्या बताया जाता है कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी काफ़ी दिनों तक, ठीक ना, काफ़ी दिनों तक अकेले शासन करती रही। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी इस समय में चाइना में अकेले जो है शासन कर रही है, उसी तरीके से काफ़ी दिनों तक ये शासन करती रही ना। इसमें कोई चुनाव से मतलब, चुनाव होने से क्या फ़र्क पड़ता है जब एक ही पार्टी हमेशा वही जीत रही है। इस पार्टी में क्या होता था, इस पार्टी में कम्युनिस्ट की तरह नहीं थी, ये थोड़ी सी चेंज थी। इस पार्टी में जो PRI के नाम से जानी जाती है, तो इस PRI की पार्टी में क्या हुआ, इस PRI की पार्टी में यहाँ के जो नेता लोग थे, ये जितने भी सरकारी विद्यालय के टीचर थे, इनसे कहते थे अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए। जितने बैंक के अधिकारी थे, उनसे कहते थे कि अपने इनके जो है पार्टी का प्रचार किया जाए, इनके पार्टी के बारे में ही बताया जाए, लोगों को ये कहा जाए कि जो है केवल इसी पार्टी को मतदान दिया जाए।
इतना ही नहीं, इस पार्टी के लोग जब भी किसी सीट पर, किसी स्थान पर जो निर्वाचन क्षेत्र होता था, वहां पर जब चुनाव के एकदम अंतिम चरण हो, अंतिम समय भी हो, उस समय भी क्या करते थे कि उस स्थान को बदल देते थे ताकि वहां के लोग चुनाव में मतदान ना कर सकें। तो पूरी तरीके से इसका क्या मानना था कि वहां की पार्टी ऐसी थी जो चाहती ही नहीं थी कि कोई विपक्ष की पार्टी जीते। पूरी ताकत इसी तरीके से लगाई रहती थी कि कोई भी विपक्ष की पार्टी ना जीत सके। तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, ए, और इसमें किसी प्रकार से पक्ष का जो है पक्ष विपक्ष दिखता ही नहीं था, तो इसे हम कहेंगे कि ये भी जो है क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इससे निकल के आती है अब हमारे सामने दूसरी विशेषता, जो संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, तो वो है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। ठीक ना, यानी कि लोकतंत्र में जहां निष्पक्ष चुनाव हो और साथ में कैसा हो, तो स्वतंत्र चुनाव हो। ये हम अब याद रखेंगे दूसरी विशेषता के रूप में। तो याद रखना है आपको, लोकतंत्र में क्या आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि निष्पक्ष चुनाव रहेगा, निष्पक्ष चुनाव रहेगा, साथ में स्वतंत्र चुनाव रहेगा। क्या इसका मतलब है कि जब जो है हम लोग किसी एक पक्ष के बारे में उस देश में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और स्वतंत्रता पूर्वक हर एक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है। इस पे आधारित अगर होगा, ठीक ना, इस बात पे आधारित होना चाहिए ताकि जितनी भी वहाँ की जो सत्ता है, इस सत्ता में क्या हो कि सत्ता में जो भी बैठे हुए लोग हैं, ठीक ना, जो भी बैठे हुए लोग हैं, वहाँ सभी को जीतने और हारने का समान अवसर मिले। यानी जब निष्पक्ष चुनाव होगा और स्वतंत्र चुनाव होगा, तब जितने लोग सत्ता में बैठे रहेंगे, तो इन सत्ता में बैठे हुए लोगों को जीत और हार का इनको समान अवसर मिलेगा। यानी कि ये डर भी रहेगा इनको, और जिसके कारण ये व्यक्ति कार्य भी करेंगे, क्योंकि अगर इनके अंदर से डर ही खत्म हो जाए कि हम कभी हारेंगे, तो ये क्या करेंगे, अगर इनको लग रहा है कि हमेशा जीतेंगे, तो कभी भी किसी कार्य को ये करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर से डर समाप्त हो जाएगा कि अब हम कभी इस देश से, इस स्थान से, इस पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी विशेषता थी हमारे लोकतंत्र की। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी के साथ ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें तीसरी विशेषता के रूप में सऊदी अरब का एक बार हम अभी देखे थे, लेकिन सऊदी अरब के साथ साथ एक चीज़ इसमें ये भी याद रखिएगा कि सऊदी अरब 2015 तक, ये तीसरी विशेषता में बहुत इम्पोर्टेंट है, 2015 तक वहाँ महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक। सोचिए आज के समय में, आज से केवल 9 से 10 साल पहले की बात है, वहाँ महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था सऊदी अरब में जितनी महिलाएं थी। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति जहां आज भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, यानी वहां पर समान रूप से सभी व्यक्ति को शासक को चुनने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव यहाँ भी हो रहे हैं, लोग शासक का चुनाव यहाँ भी कर रहे हैं, सऊदी अरब में भी लोग शासक का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन ये शासक का चुनाव करने में जब सभी लोग शामिल ही नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी बात को लेकर V.R. अम्बेडकर से जब पहले इन बातों पे चर्चा होती थी, तो उनका कहना था कि अगर किसी देश में
अगर किसी देश में 80% से 90% लोग मतदान करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यकवाद है, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था तब कहलाएगी जब किसी देश के सभी लोग 80%, 90% नहीं, बल्कि सभी लोग केवल एक आधार होना चाहिए इनको अलग करने का, और वो आधार होना चाहिए 18 साल से कम का। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है तो वो मतदान नहीं कर सकता है, और यदि उसकी एज 18 साल प्लस है तो उसे मतदान करने का अधिकार है। वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि हम लोगों को केवल ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति यदि वयस्क है तो वो मतदान कर सकता है, मतदान का उसको अधिकार है। तो इसके आधार पे हम तीसरी विशेषता पे आ रहे हैं, और तीसरी विशेषता क्या कहती है कि लोकतंत्र में, ठीक ना, यानी कि लोकतंत्र में हर वयस्क का जितने भी लोकतंत्र में इसमें क्या होना चाहिए कि जितने भी इस लोकतंत्र में जो तीसरी हमारी विशेषता है, इस लोकतंत्र में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, तो इसमें बताया जा रहा है कि हर वयस्क नागरिक, जो भी वयस्क नागरिक हैं, एक मिनट, जितने भी वयस्क नागरिक हैं इनको, जितने भी वयस्क नागरिक हैं इनको वोट देने का अधिकार भी रहेगा, और इनके एक मत का वही मूल्य रहेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के मत का रहेगा, दूसरे व्यक्ति के वोट का रहेगा। यानी अगर हमारे देश का राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति किसी को वोट देते हैं, तो इनका भी एक वोट गिना जाएगा। और यदि कोई किसी गांव का मजदूर व्यक्ति है वो मतदान करता है तो उसका भी एक वोट गिना जाएगा। तो हर एक व्यक्ति के अपने वोट का समान मूल्य रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति वोट कर रहा है तो उसका एक के बजाय 10 गिना जाए, और एक व्यक्ति का एक कर रहा है वो तो उसका केवल एक गिना जाए, ऐसा नहीं। सबका जो है समान मूल्य होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का समान मूल्य होना चाहिए। तो ये तीसरी विशेषता थी। पहली, दूसरी, तीसरी विशेषता हम लोग देख चुके हैं। अब चौथी विशेषता के लिए हम देखेंगे जिम्बाब्वे का उदाहरण। ये जिम्बाब्वे का उदाहरण हम देख रहे हैं अब चौथी विशेषता के लिए। तो जिम्बाब्वे में याद रखना है आपको, ये आज़ाद कब हुआ था, तो ये आज़ाद हुआ था जिम्बाब्वे 1900, ठीक। तो 1980 में आज़ाद हुआ। और ये किससे आज़ाद हुआ था जिम्बाब्वे? 1980 में आज़ाद हुआ, लेकिन किससे? तो 1980 में ये आज़ाद हुआ था श्वेत लोगों से। वहाँ के श्वेत लोगों से आज़ादी मिली थी जिम्बाब्वे के बाकी समुदाय के लोगों को। जिम्बाब्वे में जितने दूसरे समुदाय के लोग थे, इनको वहाँ के जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, इनसे आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी जो मिली थी, इसके बाद से
वहाँ पे जानू पीएफ ए करके एक जो है मतलब नाम की पार्टी है, और वही जो है वहाँ पे सरकार बनाई हुई है। और यही जो है सरकार बनी है जिसके नेता उस समय थे रॉबर्ट, ठीक ना, उनका नाम था रॉबर्ट, और रॉबर्ट मुगाबे नाम था उनका, ठीक ना। ये नेता थे उस पार्टी के जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, ये उस पार्टी के नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। यही जो है वहाँ पर कई बार वो वहाँ पे बनते हैं, बार बार जो है वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, और बार बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो कई बार संविधान को संशोधन करके अपनी शक्ति को विस्तारित कर देते हैं। ये जो वहाँ के रॉबर्ट मुगाबे हैं, इनको लोग चुने थे, समझिएगा इस पूरी कहानी को। जिम्बाब्वे में 1980 ईस्वी में इनसे आज़ादी मिलती है, श्वेत लोगों से आज़ादी मिलती है वहाँ के बाकी समुदाय के लोगों को। जब इनको आज़ादी मिलती है तो इसके बाद जो सरकार बनती है वो रॉबर्ट मुगाबे इस पार्टी के, जिसका नाम था जानू पीएफ, इस पार्टी के नेता जो बनते हैं वो बनते हैं मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे। और जब ये नेता बनते हैं तो उसके नेता रहते थे, फिर राष्ट्रपति बनेंगे, और राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करते हैं कि लोग इनके ऊपर विश्वास ज़्यादा करते थे, तो कई बार संविधान में संशोधन करते हैं। अब कई बार जब ये संविधान में संशोधन करेंगे तो लोगों को लगेगा ठीक है कि अच्छे के लिए कुछ कर रहे होंगे, और लोग इनको कुछ कहते नहीं हैं। तो इस बात से ये क्या करते हैं कि अपनी शक्ति को इतना विस्तारित कर लेते हैं कि कभी भविष्य में इन्हें हटाया ही ना जा सके। तो इसका क्या परिणाम निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए जो शासन व्यवस्था में हो, कि केवल उसको अच्छा मानकर हम लोग ये समझ लें कि हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी चल रही है। तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा रॉबर्ट मुगाबे ने किया वैसा दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मुगाबे जो थे वहाँ पे, ठीक ना, ये मुगाबे क्या कर देते हैं, संविधान संशोधन करने के बाद जब समय आता है 2017 का, ठीक ना, तो 2017 में मुगाबे को क्या कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। यानी अब सबको पता चल जाता है इनकी खबर के बारे में कि ये जो मुगाबे हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ सही नहीं कर रहे हैं, अपना तानाशाही का रूप ले रहे हैं। तो यहाँ के लोग इनको राष्ट्रपति के पद से हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई लोकप्रिय नेता हो, यानी कि जो भी लोकप्रिय नेता हो, तो लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। अलोकतांत्रिक होने का मतलब कि ये भी लोकतंत्र के खिलाफ जा सकता है। जो आपका चहेता हो, आपका लोकप्रिय नेता हो, वो भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जा सकता है। तो इससे हम लोग निकालेंगे चौथी विशेषता, और चौथी विशेषता क्या होगी कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो भी, यानी कि ऐसी लोकतांत्रिक सरकार हम कह सकते हैं जो संवैधानिक कानून होते हैं और नागरिकों के अधिकार होते हैं उसी के हित में कार्य करे। यानी कि अब हम चौथी विशेषता क्या देख रहे हैं, चौथी विशेषता ये कहेगी कि जो भी सरकार है, ठीक ना, जो भी सरकार है हमारी, जो भी व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है वो नागरिकों के हित में, नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहे, अधिकारों के दायरे में रहे, ठीक ना, नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहे, और साथ साथ संवैधानिक जो कानून हैं, ठीक ना, जो संवैधानिक कानून है उनका पालन किया जाए, संवैधानिक कानूनों का पालन किया जाए।
पहली बात इसमें नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहना है, और दूसरी बात की संवैधानिक कानून का पालन करना है। तो ये चौथी विशेषता है लोकतंत्र की। और अब हम लोग आ गए हैं लोकतंत्र में। इसमें जो विशेषताएं हो गई, तो अब इसको शॉर्ट में देखेंगे 3-4 पॉइंट के रूप में कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। हाँ, इतनी ज़्यादा चर्चा इस विषय पे क्यों हो रही है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका दिया गया है। अभी जब आपको क्लास 11 का मिलेगा तो उसमें एक एक चैप्टर हैं, समानता, स्वतंत्रता, इन सभी पे पूरा एक चैप्टर, और जिसे आप 2 से 2.5 घंटे केवल पढ़ते रहें। तो एक परिभाषा लोकतंत्र की हो नहीं सकती, इसकी कई परिभाषा होती है। तो कई परिभाषा इसमें रहेगी। तो इसमें हम लोग अब बात करेंगे इसके कुछ स्वरूप के बारे में, ठीक ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते किसे हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहली पॉइंट लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है कि लोकतांत्रिक शासन का ऐसा स्वरूप है, लोकतंत्र जो होता है ये शासन का ऐसा स्वरूप है या ऐसा रूप है जो लोगों के चुने गए जो शासक होते हैं उनके द्वारा सारे फैसले ले। जो शासक चुन के आया है, ये शासक के द्वारा जो भी सारे फैसले लिए जा रहे हैं, जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो चुने हुए शासक के द्वारा लिए जाने चाहिए। यानी कि जो प्रतिनिधियों को भेजा गया है, ये प्रतिनिधि शासक के रूप में रहें और यही उस देश के सारे फैसले को संभालें, सारे फैसले को, सारे निर्णय को लें। दूसरी पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, दूसरी पॉइंट याद रखना है कि चुनाव के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है, निष्पक्षता का अवसर मिले। उसी विशेषता को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं। तो निष्पक्षता का होना जरूरी है। तीसरी बात हमको क्या ध्यान देना है, तीसरी बात हमें इसमें ध्यान देना है कि सभी को वयस्क मताधिकार का अवसर मिले। यानी जो भी वयस्क मताधिकार, यानी कि केवल 18 साल प्लस। और फिर चौथी पॉइंट के रूप में या फिर तीसरी पॉइंट के रूप में हम याद कर सकते हैं कि लोकतंत्र में ये भी ध्यान देना है कि संविधान के द्वारा कानून, जो अभी हम लोग चौथी विशेषता के रूप में देखे हैं, उसी को इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं कि हम लोग जो है कानून के दायरे में रहें, संवैधानिक कानून के दायरे में, और लोगों के अधिकारों की बात जो है हम लोग करें। साथ में अब हमें क्या थोड़ा ध्यान देना है, तो पक्ष और विपक्ष। संविधान के बारे में कुछ, उनके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाएंगे संविधान ने लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके खिलाफ में कुछ तर्क देख लेते हैं, यानी इसके विपक्ष में कुछ तर्कों को देख लेते हैं कि क्या तर्क दिए जा सकते हैं इसके खिलाफ में। तो इसके खिलाफ में जो तर्क दिए जा सकते हैं, वो पहला ये है कि इसमें नेता नहीं बदलते हैं। यानी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि लोकतंत्र की कमियों को या कमियों का वर्णन कीजिए, तब आप क्या करेंगे। तो लोकतंत्र की कमियों के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है कि लोकतंत्र की कमियां क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ के नेता बदलते नहीं हैं, ठीक ना। ये पहली बात आपको याद रखना है कि नेता जो है बदलते नहीं करें हैं। नेता जो है यहाँ पे क्या होते हैं, वो बदलते हैं। तो यहाँ पे नेता जो हैं वो बदलते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी कार्य इस लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं हमेशा। और नेता बदलने के कारण जो कार्य पहला नेता शुरू किया था उसे दूसरा पूरा करेगा कि नहीं, इस बात पे कोई विश्वास प्रस्ताव जैसी बात नहीं हो सकती कि हम विश्वास कर दिलाते हैं कि ये कार्य हम करेंगे। पहली कमी है। दूसरी कमी ये भी हो सकती है
कि केवल जो है राजनीतिक लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसमें केवल जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोलेगा और एक दूसरे के प्रति ये लोग जो है आक्रोश इनके मन में रहेगा, एक दूसरे लड़ते रहेंगे हमेशा। तो यही जो है यहाँ पे क्या होता है कि यही व्यवस्था यहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं है कि ये दोनों जो है एक और दो क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे ये दोनों नेता। तो इस तरीके से ये भी एक कमी है। फिर हम इसी में ये भी कह सकते हैं कि ये जो है क्या होता है कि अधिक बहस होने के कारण किसी निर्णय को लेने में काफ़ी समय लगता है। यानी अगर अब इनके बीच में हमेशा जो है बहस होगी तो ये बहस के समय क्या होगा कि कोई भी निर्णय जो लेना है वो निर्णय अगर हम देखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, निर्णय नहीं ले सकते हैं, काफ़ी समय इसमें लगेगा क्योंकि इनके बीच में बहस चलती रहेगी। और चुनाव में बाकी खर्चा तो होता ही रहता है। तो एक कमी के रूप में ये भी रख सकते हैं याद कि चुनाव में नेता हमेशा बदलेंगे तो साथ में इसमें खर्चा भी खूब लगेगा। तो यही खर्चा अगर हम लोग किसी सुधार की दृष्टि में करते तो अच्छा रहता। अब हम इसके पक्ष में भी आ जाते हैं कि आखिर इसके पक्ष में क्या बात कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पक्ष में कि जैसे चीन में, पक्ष की बात अब कह रहे हैं तो जैसे चीन में 1958 से 61 की बात है, ये 1958 से 61 के बीच की बात है। 1958 से 61 के बीच में वहाँ पर एक भारी अकाल पड़ा, ठीक ना। 1958 से 61 के बीच भारी अकाल पड़ा और इस अकाल में बताया जाता है, इस अकाल में बताया जाता है जिस समय वहाँ 58 से लेके 61 के मध्य में जो अकाल पड़ा था, इसमें करीब 3 करोड़ लोग जो है 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, करीब 3 करोड़ लोग। अब 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई केवल अकाल के कारण चीन में। तो बताया जाता है कई राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा कि अगर ये व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था रहती हमारे देश की तरह तो यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ सभी लोग इतने प्रतिनिधि रहते तो इसके खिलाफ में बातचीत करते और जिससे क्या होता कि ये बहस का मुद्दा बनता और इतने लोगों के हित की बात भी उसमें होती। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आती कि 2 से 3 करोड़ लोग उस महामारी के कारण केवल मारे जाएं। फिर एक ये भी हम कह सकते हैं दूसरी जो इसके पक्ष में कि इससे क्या होता है कि जब जो है इस शासन व्यवस्था की जो पद्धति है, इस शासन व्यवस्था की पद्धति के बारे में एक विंस्टन चर्चिल नाम का व्यक्ति था और इस विंस्टन चर्चिल का क्या कहना था, विंस्टन चर्चिल सभी बातों को थोड़ा घुमा कर बोलता था। एक क्या कहता था कि लोकतंत्र एक खराब व्यवस्था है, लोकतंत्र एक खराब व्यवस्था है, बाकी सभी व्यवस्थाएं, बाकी जो शासन की व्यवस्था है वो इससे भी खराब है। यानी सीधे सीधे कह देता कि बाकी सब तो बहुत खराब व्यवस्था है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है, ऐसा नहीं कहता था। वो कहता था लोकतांत्रिक व्यवस्था खुद ही खराब है लेकिन बाकी सब व्यवस्था इससे भी खराब है, इस कारण से हम इसको अपनाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को। एक बात ये भी हम इसके पक्ष में कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जवाबदेही होती है, लोगों को जवाब देने पड़ते हैं, इसमें जवाबदेहिता अधिक दिखाई देती है। साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें निर्णय लेने की संभावना, जब लोग बहस करेंगे तो जो भी निर्णय आएगा सामने वो इसमें गलतियां कम होंगी, ठीक ना। निर्णय जो लिए जाएंगे तो इसमें गलतियां कम होंगी और निर्णय जो है हमेशा सही और गलत का, ये जब बहस का मुद्दा बनेगा तो सही के तरफ जाएगा।